हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है लिमिटिंग फैक्टर। जब हमारे पास एक लिमिटिंग फैक्टर है, सिंगल कॉन्स्ट्रेंट है, शैडो प्राइस के बारे में पढ़ा, मेक और बाय डिसीजंस के बारे में पढ़ा, एंड हाउ वी इनकॉर्पोरेट थ्रूपुट अकाउंटिंग इनटू लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, नाउ वी गोइंग टू लर्न अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग इन सब टॉपिक से अलग कैसे है? लीनियर प्रोग्रामिंग इज व्हेन वी हैव मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर। जब हमारे पास एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो, इन दैट सिनेरियो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है, कहाँ पर हमें कौन सा लिमिटिंग रिसोर्स एलोकेट करना है। ठीक है, दैट सिनेरियो लिमिटिंग। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इज व्हेन यू हैव मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, जब एक लिमिटिंग फैक्टर होता है तो हमें अपनी प्रोडक्शन मिक्स कैसे निकालना है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूजिंग लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस एज वेल एज थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रूपुट अकाउंटिंग, राइट। बट यहाँ पर अगर आपके पास एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर है तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, ये वी डू इट यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, सो लेट्स सी। ये लोग कह रहे हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूशन, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है? Contribution per unit of limiting factor cannot be used when we have more than one limiting factor, क्योंकि जब आपके पास एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर है इन दैट सिनेरियो। अब एक, मान लो एक लिमिटिंग फैक्टर के लिए एक प्रोडक्ट में आपके पास ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है, दूसरे लिमिटिंग फैक्टर के लिए आपके पास कम आ रहा है। सो हाउ डू यू डिसाइड कि हम अपने प्रोडक्शन को कैसे करें? हाउ डू यू डिसाइड कि आपको कितना रिसोर्स कहाँ एलोकेट करना है, राइट? बिकॉज यू नीड all the raw material for producing one product, right? Or all the resources for producing one product. And products rank differently for different resources, right? So in that scenario, we take help of graphs and simultaneous equations. तो हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग में हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। हाउ डू वी डू इट यूजिंग ग्राफ्स एज वेल एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले ग्राफिकल अप्रोच पढ़ेंगे। So graphical linear programming steps क्या हैं हमारे? The following list shows the steps in the graphical linear programming process. You may be tested on the process itself or asked to perform certain steps in the process, or alternatively you may be asked to interpret a graph. यहाँ पर क्या होगा, हमको ग्राफ पे कुछ कर्व्स ड्रॉ करके दिए जाएंगे एंड वी माइट नीड टू इंटरप्रेट इट। हमको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा व्हाट द ग्राफ इज सेइंग, और यू माइट बी आस्क्ड टू फॉर्म द इक्वेशंस फॉर दैट लाइन जो ग्राफ पे बनी हुई है। ठीक है, वन बाय वन पढ़ते हैं। यू विल नॉट हाउएवर बी आस्क्ड टू ड्रॉ अ ग्राफ इन द एग्जाम। ग्राफ नहीं बनाना है हमें एग्जाम में, ग्राफ दिया होगा, वी माइट नीड टू इंटरप्रेट इट। सो ऑब्वियसली वी शुड नो कि ग्राफ में होता क्या है, राइट? सबसे पहले वी नीड टू डिफाइन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हुए? आपके लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, डिफाइन वेरिएबल्स, लिमिटिंग फैक्टर आपके डिफाइन वेरिएबल्स मतलब डिफाइन वेरिएबल्स मतलब यू नीड टू डिफाइन कि आप कौन से प्रोडक्ट बना रहे हो। हम हर प्रोडक्ट को एक वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, फिर फॉर्म्युलेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब आप हर रिसोर्स के लिए एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी रॉ मटेरियल यू नीड फॉर वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट क्या है हमारा? ठीक है, हमको ये बताना है कि कौन सा हमारा रॉ मटेरियल कम है, कौन सा रॉ मटेरियल ज़्यादा है, कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है, एंड फिर हम इनको एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारा एक फिजिबल रीजन क्या है। फिजिबल रीजन यानी कि किस रीजन के अंडर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स अबव, एंड देन वी प्लॉट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन and slide to optimal point and calculate the value of objective function at the optimal point. Objective function देखो क्या होता है हमारा, variables हुए आपके product and limiting factors. Okay, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन, राइट? मैक्सिमाइजिंग कंट्रीब्यूशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होगा? कर्व और लाइन फॉर कंट्रीब्यूशन। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, बिकॉज दिस इज अ टिपिकल टॉपिक दैट माइट कम इन योर पेपर। ओके, लेट्स सी, इलस्ट्रेशन 5 से करते हैं इसको। ठीक है, बट हमको एक चीज़ याद रखनी है, इन अ सिनेरियो व्हेन वी हैव मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर वी टेक हेल्प ऑफ ईदर ग्राफ्स
और साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 5 में ये लोग कह रहे हैं WX company manufacture two products A and B. Both products pass through two production departments, mixing and shaping. The organization objective is to maximize contribution to fixed cost. Objective function क्या आपका? To maximize contribution. Product A is sold for 1.5 whereas product B is priced at 2. ये हमारा selling price हो गया. There is unlimited demand for product A but demand for product B is limited to 13,000 units per annum. The machine hours available in each department are restricted to 2,400 per annum. Other relevant data is given to me. Okay, product A के लिए we need 0.06 mixing hours and 0.04 shaping hours. Product B के लिए 0.04 mixing hours and 0.12 shaping hours. Variable cost is given to me. आपको क्या बताना है? ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है. अब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे. सबसे पहले मेरा स्टेप था to define variables. ठीक है, step 1 is define variables. Variables क्या हुए हमारे यहाँ पे? देखो, let x be equal to product A, let y be equal to product B. ओके, तो हमने ये प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के वेरिएबल्स निकाल लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि हम यहाँ पर इक्वेशंस फॉर्म कैसे करेंगे. लेट्स सी. हमारे पास प्रोडक्ट ए को हमने एक्स मान लिया, प्रोडक्ट बी को हमने वाई मान लिया, ठीक है. स्टेप 2 वाज टू डिफाइन दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? टू मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन. ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कॉन्ट्रीब्यूशन को अपनी एक लाइन ग्राफ की इक्वेशन पे डालेंगे, ठीक है. लेट्स सी. कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी. कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है हमारा यहाँ पे? ए के लिए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्ट ए इज सोल्ड फॉर 1.5 एंड इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज 1.3, तो ये हो गया 0.2. बी के लिए हमारे पास 2 इज द सेलिंग प्राइस एंड 1.7 इज द वेरिएबल कॉस्ट. 0.3 हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन. इक्वेशन यहाँ क्या बनेगी? सी कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 0.2 x प्लस 0.3 y. दिस इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके ना, बेसिकली आपको हर चीज़ को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है. यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन जिसको हम ग्राफ पे पुट कर सकें, ठीक है. स्टेप 3 वाज डिफाइन कॉन्स्ट्रेंट्स, राइट. डिफाइन कॉन्स्ट्रेंट्स में हमें बताना है कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है. अब हमारे पास अवेलेबल है मिक्सिंग आवर्स, शेपिंग आवर्स एंड मशीन आवर्स, ठीक है. मशीन आवर्स क्या है? हमारे लिमिटेड हैं टिल 2400 आवर्स पर एनम. मिक्सिंग आवर्स गिवन है, शेपिंग आवर्स गिवन है. अब कॉन्स्टेंट्स में आपको ये डिफाइन करना है कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास है मिक्सिंग आवर्स. मिक्सिंग आवर्स में हमारे पास 2400 आवर्स का मशीन टाइम लिमिटेड है. शेपिंग आवर्स के लिए भी हमारे पास 2400 आवर्स का मशीन टाइम लिमिटेड है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो. For mixing hours, I'm representing it as M. For mixing hours, you need 0.06 hours for X, okay, and 0.08 hours for Y, ठीक है. ये तो हो गया, हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमें कितना चाहिए. नेक्स्ट इज फॉर शेपिंग. शेपिंग के लिए क्या चाहिए? 0.04 hours फॉर X प्लस 0.12 hours for y. ये हो गए मेरे कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है. अनदर कॉन्स्ट्रेंट दैट यू हैव इज कि योर डिमांड फॉर बी इज लिमिटेड टू 13,000 यूनिट्स पर एनम. तो हमने प्रोडक्ट बी को कैसे डिफाइन किया था? एज वाई. सो y is less than equal to 13,000, okay.
यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको एज एन इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई मेरी। दूसरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, 0. Now m is also limited to 2400 hours, right? And s is also limited to 2400 hours. So 0.06 x plus 0.08 y is again less than equal to 2400 से ज़्यादा टोटल हमारे पास मशीन आवर्स नहीं है। तो आप चाहे जितनी भी यूनिट्स बनाओ प्रोडक्ट एक्स या प्रोडक्ट वाई की, प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी की, इट विल ऑलवेज मशीन आवर ऑलवेज विल बी लेस देन 24, लेस देन और इक्वल टू 2400 आवर्स, राइट। सेम इज फॉर द शेपिंग आवर्स एज वेल, राइट। वी हैव टू पुट इट इन सच अ वे कि हम इसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकें, ठीक है। वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशंस इन सच अ वे कि हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। Again same, less than equal to 2400 hours, okay, simple as that। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने हमारे वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए जिसमें हमें पता चला कि कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 0.2 फॉर x, सो 0.2x प्लस 0.3y, ठीक है। प्रोडक्ट ए के लिए एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 0.2 है, प्रोडक्ट वाई के लिए 0.3 है। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज दैट y इज लेस देन इक्वल टू 13,000। प्रोडक्ट बी हमारा 13,000 यूनिट से ज़्यादा नहीं बिकेगा, सो दैट इज ऑल्सो वन कंस्ट्रेंट। Then you have 0.06 mixing hours for one product A and 0.08 hours for product B, और हम ज़्यादा से ज़्यादा 2400 hours यूज़ कर सकते हैं मिक्सिंग एंड शेपिंग दोनों के लिए। ये हमने अपनी सारी वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए। नाउ लेट्स प्लॉट इट ऑन टू द ग्राफ। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन में इन्होंने इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, सिंपल एज दैट। एक बार y को 0 ले लो, एक बार x को 0 ले लो। क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशंस हमने फॉर्म किया है इसमें क्या करो, देखो y इज लेस देन इक्वल टू 13,000, ये तो हो गई आपकी ये इक्वेशन की y 13,000 से ऊपर तो जाएगा नहीं, फिक्स हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन इज 0.06 x प्लस 0.08 y इक्वल्स टू 2400। इसमें अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, एक बार हम y को 0 मान लेंगे, एक बार हम x को 0 मान लेंगे, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो सी दिस लाइन इज प्लॉटेड हियर। अगर हम यहाँ पर x को 0 मान रहे हैं तो क्या होगा, 0 प्लस 0.08 y इक्वल्स टू 2400, 0.08 y इक्वल्स टू 2400, so y equals to 2400 divided by 0.08। तो अगर हम y को डिवाइड करेंगे विद 2400 को डिवाइड करेंगे विद 0.08, सो द आंसर इज 30,000। तो अगर x 0 है तो y 30,000 है। सिमिलरली आप निकाल सकते हो, अगर y 0 होगा तो x 40,000 होगा, ठीक है। अगेन देन वी प्लॉट दिस वन इक्वेशन हियर, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो, पुट इन द कोऑर्डिनेट्स एंड देन यू विल गेट द आंसर। अगर हमने x को 0 माना तो y इज 20,000, y को 0 माना तो x इज 60,000, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमने एक बार सारी इक्वेशंस ग्राफ पे प्लॉट कर ली, सारे कॉन्स्टेंट्स ग्राफ पे प्लॉट कर लिए। हमें क्या करना है, हमें देखना है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल एरिया इज द एरिया जो हमारी सभी इक्वेशंस के अंडर आ रहा है। देखो अब अगर आप ये वाला ले लो, ठीक है, तो इसके अंडर ये वाला कॉन्स्टेंट नहीं आएगा। तो जो एरिया मेरा सभी इक्वेशंस के अंडर आएगा दैट इज योर फिजिबल रीजन। कि इस एरिया के अंदर आप कहीं पे भी प्रोडक्शन कर सकते हो, यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस इन दिस एरिया बिकॉज यू हैव द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अंडर दिस एरिया, ठीक है। तो ये आपका फिजिबल रीजन हो गया जो कि इन्होंने यहाँ पे मार्क करके दिखाया हुआ है हमें, राइट। ये हो गया आपका फिजिबल रीजन। ये है हमारा स्टेप 4 टू आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन आफ्टर आफ्टर प्लॉटिंग ऑल दी इक्वेशंस ऑन टू द ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सोल्यूशन है कि आपको क्या निकालना है, ठीक है। हमने फिजिबल रीजन तो देख लिया, अब हमें ये भी तो बताना है ना कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे। फिजिबल रीजन में हमें ये समझ आ गया कि इसके अंडर हम किसी भी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड वी हैव ऑल द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, बट यू नीड टू फाइंड एन ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स, राइट। वो कैसे निकालेंगे,
नाउ आफ्टर वी हैव प्लॉट एवरी इक्वेशन ऑन टू द ग्राफ, अब हमें क्या करना है, हमने अभी तक ये कॉन्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन को पुट नहीं किया, राइट? अभी तक हमने इस कॉन्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन को पुट नहीं किया, हम पहले इस कॉन्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन को पुट करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है? विल पुट दिस कॉन्ट्रीब्यूशन कर्व ऑन टू आवर कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वेशन ऑन टू आवर ग्राफ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल अज्यूम we will assume some quantities for x and y, ठीक है? बिकॉज चाहे आप कुछ भी क्वांटिटी अज्यूम कर लो, एंड में आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, 0.2x प्लस 0.3y, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सेम ही रहेगा, राइट? सो लेट्स अज्यूम दैट वी हैव 10,000 यूनिट्स for x and 15,000 units for y. What do we assume that we have? Sorry, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, x के लिए 15,000 यूनिट्स हैं, y के लिए 10,000 यूनिट्स हैं, ठीक है? एंड इफ यू पुट इट इनटू द इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0.2 मल्टीप्लाइड विद 10,000 मल्टीप्लाइड विद 15,000 प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड विद 10,000. So at once तो अगर हम एक बार x को 15,000 मान लें और y को 0 मान लें, तो हम यहाँ और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है? दिस इज योर, अब यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? अज्यूम करने को आप कुछ भी वैल्यूज अज्यूम कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट दैट इज अंडर फिजिबल रीजन, ठीक है? बट मेक श्योर दैट दैट इज अंडर फिजिबल रीजन, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 15,000 लेते वाई का, तो वो फिजिबल रीजन के अंडर नहीं आता. सो मेक श्योर वट एवर वैल्यूज यू आर अज्यूमिंग दैट इज अंडर फिजिबल रीजन, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक्स एंड वाई की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं जो हमारी फिजिबल रीजन के अंडर आ रही है. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम उसको एज अ लाइन पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है? सो सेम ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे दैट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी फाउंड बाय स्लाइडिंग द आइसो कंट्रीब्यूशन line out. Iso contribution line out is our line for contribution. ठीक है? So consider point A at which 10,000 units of product A and 5,000 units of product B are being manufactured. So this will yield a contribution of 3,500. ठीक है? कि अगर हम 10,000 A की बना रहे हैं, 10,000 X की बना रहे हैं एंड 5,000 Y की बना रहे हैं, let's see that as well. ठीक है? तो हमारी यहाँ पे लाइन क्या होगी, दिस. Okay, this is the line that you're gonna have. ठीक है? अब हमने एक बार ये लाइंस, ये इक्वेशंस ग्राफ पे पुट कर दी. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू प्लॉट योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा, कंट्रीब्यूशन की लाइन, ठीक है? अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका सेम ही रहेगा, ठीक है? टोटल कंट्रीब्यूशन चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिजिबल रीजन के अंदर से, ये जो मेरा फिजिबल रीजन है, इसके अंदर से एक्स एंड वाई की वैल्यूज अज्यूम करेंगे, ठीक है? लेट्स सपोज कि अगर हम 5,000 ऑफ वाई एंड 10,000 ऑफ एक्स बना रहे हैं, सो दिस विल बी आर कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन, है ना? अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम 5,000 बना रहे हैं वाई का और 10,000 बना रहे हैं एक्स का, ये होगी हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन, राइट? सिमिलरली अगर आप 7,500 वाई के बना रहे हो और 15,000 एक्स के बना रहे हो, ये हो गई आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन. 10,000 वाई का बना रहे हो आप, 20,000 एक्स का बना रहे हो, ये हो गई आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है? तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन पुट अप करनी है विच इज़ फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है? सिमिलरली आप अपने फिजिबल रीजन के अंदर से वैल्यूज अज्यूम करके कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन ड्रॉ कर सकते हो. एंड
आफ्टर वी हैव मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन, अब कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन आपकी सेम ही रहेगी, आप कहीं पे भी पुट करो उसका कर्व सेम रहेगा, ठीक है। इट विल एक्सपैंड बट उसका कर्व सेम रहेगा हमारा हमेशा, बिकॉज वाई, बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम. So let's see what they have to say here. They say the optimal solution can be found by sliding the iso contribution line out. Consider the point A जहाँ पर of which 10,000 units of product A and 5,000 units of product B are being manufactured. This will generate a total contribution of 3,500. Now we would clearly get more contribution at point B. A point क्या है हमारा, जहाँ पर हम 5,000 units बना रहे हैं for X, 5 for Y for product B and 10,000 बना रहे हैं for product A. C point है ये आपका, जहाँ पर आप 7,500 यूनिट्स बना रहे हो Y की और 10,000 यूनिट्स बना रहे हो X की, एंड B पॉइंट इज वेयर यू मेकिंग 15,000 यूनिट्स फॉर X फॉर प्रोडक्ट A एंड 5,000 यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट B. ठीक है, so we would clearly get more contribution at B point where the same number of units of product B is being manufactured, but where the number of units of product A has increased by 5,000, है ना. तो यहाँ पर देखो this has increased but this has remained same. We would also get more contribution at point C because we have increased the production of product B but A की production हमने same रखी है. So this argument suggests that best solution is going to be at a point on edge of the feasible area rather than in the middle of it. On the edge of feasible area क्यों? Because अगर आप यहाँ C पर भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप अपने पूरे लिमिटिंग रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं कर रहे, राइट, यू आर कीपिंग देम आइडल. अगर आप फिजिबल रीजन की एज यानी कि दिस पॉइंट और दिस पॉइंट और दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ठीक है, आप इनकी एजेस पे अगर प्रोड्यूस कर रहे हो, इट मीन्स यू आर यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है. So this leaves us with quite a few points to look at, but there is a way in which we can narrow down the further likely points at which the best solution found. Suppose that WX company wishes to earn a contribution of 3,000. Okay, we are just assuming here. So the company would sell the following combination of two products: 15,000 of units A and no of B, or maybe 10,000 of unit B and no of A. अब ये कैसे निकाला हमने? देखो, हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन की लाइन है C इक्वल्स टू 0.2x प्लस 0.3y. ठीक है, अगर आपको 3,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू, लेट्स अज्यूम कि अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट भी नहीं बना रहे हो तो आपको कितने प्रोडक्ट ए बनाने पड़ेंगे? 15,000, सिंपल एज दैट, राइट. 3,000 डिवाइडेड बाय 0.2 इक्वल्स टू x, x इज इक्वल टू 15,000. ठीक है, सिमिलरली आप एक बार प्रोडक्ट x को 0 मान लो तो आपको 10,000 यूनिट्स बनानी पड़ेंगी प्रोडक्ट B. Now suitable mix of two such as 7,500 और 5,000 of B, ये भी कर सकते हैं हम, राइट, कि अगर आप 75 इसकी बनाओ और 5,000 इसकी बनाओ, that also means that you will be able to generate a contribution of 3,000. So the possible combination required to earn a contribution of 3,000 would be, let's see, shown by a straight line, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं. स्ट्रेट लाइन है हमारी C इक्वल्स टू 0.2x प्लस 0.3y. Now let's see how they have plotted it here. इस ग्राफ पे इसको इन्होंने इजीली प्लॉट किया हुआ है. यहाँ पर देखो, हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर आप 3,000 की जगह 3,500 भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, बट टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर वी हैव अज्यूम 3,000. ओके, इफ यू वुड हैव अज्यूम 3,500 द इक्वेशन वुड हैव बीन सेम बट इट वुड हैव बीन अ लिटिल अबव. ठीक है, इक्वेशन. अब यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे, आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन का मतलब है कि इस कॉन्ट्रीब्यूशन, इस कर्व पे आप किसी भी पॉइंट पे अपना प्रोडक्शन करोगे, आपको 3,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा. ठीक है, इसमें आप कहीं भी अपना प्रोडक्शन करोगे, इस पॉइंट पे करोगे, इस पॉइंट पे करोगे, इस पॉइंट पे करोगे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे करोगे, आपको क्या आएगा? 3,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 3,500 अज्यूम करते तो द लाइन वुड हैव बीन समवेयर अबव हियर, थोड़ा सा ऊपर लाइन बनता हमारा. ठीक है, एंड अगेन उस पॉइंट पे आप कहीं भी प्रोडक्शन करो, आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आता 3,500 का. ठीक है, सो एक बार हमने ये आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ कर लिया.
नेक्स्ट स्टेप फॉर अस इज गोइंग टू बी टू फाइंड दी ऑप्टिमल प्रोडक्शन. अब ऑप्टिमल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? लेट्स सी. अब ऑप्टिमल प्रोडक्शन हम इससे कैसे निकालेंगे? लेट्स सी दैट. ठीक है. सो एक बार आपने अपना आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन कर्व, दिस इज योर आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन कर्व. ठीक है. आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन कर्व इज बेसिकली कि इस कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम है एंड आप इस लाइन पे कहीं भी प्रोड्यूस करोगे यू विल गेट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 3000. सो व्हाट विल डू, विल एक्सपैंड दिस लाइन. ठीक है. विल एक्सपैंड दिस लाइन. अब हमने क्या किया, लाइकवाइज फॉर प्रॉफिट्स ऑफ 6000, 1500 and 1500, for profits of 6000 and 1500, the lines of 0.2x plus 0.3y is equal to 6000 and 1500, so could be drawn showing a combination of two products. See, this is the curve for 1500 and this is the curve for 6000. You can see that both are parallel. Line हमेशा parallel रहेंगी. Parallel क्यों रहेंगी? Because contribution per unit is same, so the slope is going to remain same, but the total contribution is increasing. That's why they have the difference. ठीक है. So the contribution lines are all parallel because they have the same contribution per unit. So a similar line drawn for any other total contribution would be parallel to these three lines shown here. So bigger contribution is shown by the further line further from the origin. इससे हमारा bigger contribution show रहा है, right? Now let's see. After that हमने isocont curve भी draw कर लिया. After that what is our next step? Next step is going to be, see, a smaller line हमने draw करी इसके लिए. The bigger line is for this. Okay. Now note that if the objective function is to minimize cost, then the isocont line could be moved closer to the original to minimize cost. If we want to maximize contribution, we move the iso contribution line further from the origin to see that how much contribution we can earn under the feasible region. Okay. So as WX company tries to increase possible contribution, we need to slide any contribution line towards the origin from the origin while always keeping it parallel to the other contribution line. So we do this, there will become a point at which if you were to move the contribution line out any further, it could cease to lie in feasible region itself. Greater contribution could not be achieved because feasible region के अंदर ही नहीं है तो हम उतना produce ही नहीं कर सकते, right? Because of the constraint in our example concerning WX company, this will happen. You can see as we move it further, it is going above our feasible region, right? So as you should test yourself where contribution line just passes through the intersection of now this line, right, and 0.0x 0.0y equals to 2400 and this curves. So the point 24,000 and 1200, there will be optimal allocation of resources to produce 24,000 units of A and 12,000 units of B. अब ये चीज़ हमने कहाँ से निकाली? Let's see. This is the point. This is the point at which हम क्या कर रहे हैं? This is the point at which हमारा यहाँ पे feasible region. So यहाँ पे लोग बेसिकली ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पर आपका ये आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व, जहाँ पर आपका ये आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व विल बी out of feasible region, will move out of feasible region and intersect with any of these equations. ठीक है. For example, let's see, अगर हम इसको और origin से दूर लेके जाएं and if we want to keep the same equation, you can see that this is a point. This is a point where I might have to produce. Let's see. But एक चीज़ याद रखनी है, then the contribution lines are always parallel to each other. Why? Because contribution per unit remains same. जब तक वो हमारे feasible region के अंदर है. अब देखो, this is a point at which I believe it is going to go out of feasible region and it is intersecting with these two equations. तो जहाँ पर ये इन दोनों equations के साथ intersect कर रहा है, इन तीनों equations के साथ, that is the point जहाँ पर where your iso contribution curve
intersects with other variables, other constraints, that is the optimal production point. सिंपल एज दैट, जहाँ पे आपका आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व बाकी वेरिएबल्स के साथ इंटरसेक्ट करे है वो आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट है। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि हम अगर आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व को अपने और ओरिजिन से आगे बढ़ाएंगे, सो इट विल देयर विल कम अ पॉइंट वेयर इट विल इंटरसेक्ट विद दिस कर्व एंड दिस कर्व, ठीक है, एंड दैट इज द पॉइंट एट विच वी आर प्रोड्यूसिंग 24,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 12,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, फिर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज योर कंट्रीब्यूशन फंक्शन। देन सी ऑब्जेक्टिव आपके दोनों हो सकते हैं, या तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा टू इंक्रीज कंट्रीब्यूशन, इन दैट केस आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंट्रीब्यूशन की लाइन होगा। दूसरा हो सकता है टू मिनिमाइज कॉस्ट, इन दैट केस आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्ट का होना चाहिए। फिर हमें कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन करने हैं बेस्ड अपॉन हमें कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ठीक है, एंड व्हाट एल्स वेरिएबल डू वी हैव। आफ्टर दैट हम उस वेरिएबल्स को, हम उस इक्वेशंस को यूज़ करके ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फिर हम आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व ग्राफ पे प्लॉट करेंगे एंड आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व को ओरिजिन से आगे लेके जाके देखेंगे दैट वेयर इट इज़ इंटरसेक्टिंग विद अदर कर्व्स इनसाइड ऑफ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के अंदर वो अदर कर्व्स के साथ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज योर ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट। नाउ लेट्स डू एक्टिविटी, ठीक है, लेट्स डू एन एक्टिविटी। हमारे पास एग्जाम फोकस पॉइंट में पढ़ते हैं, दे से दैट द सिलेबस स्टेट्स दैट यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर्स and select on appropriate techniques to maximize contribution. Single limiting factor, so you must read questions carefully to establish whether to use throughput contribution per unit of limiting factor or contribution, ठीक है। एंड मल्टीपल फैक्टर्स में क्या करना है, हमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है वेदर वी नीड टू यूज लीनियर प्रोग्रामिंग और साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग मीन्स वी आर यूजिंग ग्राफ्स, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5 हमारी कह रही है that KG company makes two products, the purse and the handbag. The purse and the handbag. So अब हमें क्या करना है, each purse earns 5 contribution and handbags earn 6 contribution. Input given है हमें, ठीक है, this is the contribution for purse and this is the contribution for handbag. Input is given, पर्स के लिए हमें लेदर कितना चाहिए, स्किल्ड लेबर कितनी चाहिए। देर आर 6 स्किल्ड लेबरर्स ईच वर्किंग अ 35 आवर week. Delivery contracts limits the amount of leather available as 600 meter square. दोनों limiting factor हो गए। The maximum demand for handbag is 250 per week. The leather cost is $8 per meter square. Wages are $4.2 per hour. ठीक है, आपको क्या डिफाइन करना है, डिफाइन द वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट E for purses, H for handbags, okay, it's okay. Now after that you have to formulate the objective function. Objective function क्या है मेरा, contribution maximize करना है, so maximize 5 is your contribution for P and 6 is your contribution for H. So this is your objective function. हमने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर लिया, अब हमें अपने कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन करना है। कॉन्स्ट्रेंट क्या है हमारे यहाँ पे, लेट्स सी, दोबारा लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर let P is for purses, let H is for handbags, okay, contribution is equal to 5P plus 6H. नेक्स्ट इज वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। वेरिएबल्स क्या हुए आपके, लेदर के लिए देखते हैं 1.5 P के लिए चाहिए प्लस 2 H के लिए चाहिए, एंड हमारे पास leather is limited to 600 meter square per week, so it's going to be less than equal to 600, okay। ये हो गया लेदर के लिए। फिर आते हैं हम
लेबर के लिए, लेबर के लिए हमको चाहिए 45 मिनट्स। एक चीज़ याद रखनी है दैट इट इज़ इन मिनट्स, ओके। पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 60 एंड 30 डिवाइडेड बाय 60। So 45 divided by 60 is going to give me 0.75. So 0.75 hour हमें चाहिए for P plus 0.5 hours चाहिए हमें H के लिए, and it is also limited to 35 hours per week। हम यहाँ पे week के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। Now also the maximum demand for handbags is 250 per week। ये हो गई एक इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तीसरी इक्वेशन होनी चाहिए आपकी एट एच इज लेस देन इक्वल टू 250। 250 से ज़्यादा नहीं दिखेंगे हमारे एच, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको। लेदर इज 1.5 पी प्लस 2h, स्किल लेबर इज 0.75 P plus 0.5 H equals less than equal to 35. Demand is H is less than equal to 250. Alright, and both of them are greater than equal to 0. So that is it. स्किल लेबर हमारे पास, एक चीज़ देखनी है हमने, स्किल लेबर हमारे पास 6 हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 35 इंटू 6 करेंगे। वन मिस्टेक हियर, तो यहाँ पर 35 की जगह 35 इंटू 6 होना चाहिए। 35 इंटू 6 इज 210, दैट इज द ओनली मिस्टेक हियर। 35 इंटू 6 इज 210, ठीक है। यहाँ पे इसको रीसेट करेंगे, एंड इफ यू डू रीसेट, लेदर इज 1.5 टू 0.75 0.5 to 10. Demand for H is limited to 250 and all of these are greater than 0. Alright. अब आते हैं नेक्स्ट पे, आइडेंटिफाई लाइंस ऑन द ग्राफ, ठीक है। आइडेंटिफाई लाइंस ऑन द ग्राफ। ये जो आपकी C है, C is for your where H is, C is जहाँ पे आपका H is लेस देन इक्वल टू 250 है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इस वाली ग्राफ पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अगर x और h is 0, p is 400 and when p is 0, h is opposite. When h is 0, p हमारा क्या है 400, ठीक है। When p is equal to 0, h is 300. This is the coordinates that we have, ठीक है। पुट करते हैं हमारी इक्वेशन में, लेट्स सी कौन सी इक्वेशन है ये, ठीक है। वेदर इट इज फॉर लेदर और लेबर, ठीक है। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये हमें क्लियरली गिवन है, ठीक है। ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, लेट्स सी। दिस इज द इक्वेशन जहां पर हमारी लेबर की इक्वेशन में पुट करके देखते हैं इसको, ठीक है। लेट्स पुट द कोऑर्डिनेट्स इन द इक्वेशन ऑफ लेबर। लेबर की इक्वेशन क्या, 0.75 p प्लस 0.5 h इक्वल्स टू 210। p को 0 करके देखते हैं, 0.75 इंटू 0 प्लस 0.5 h इज इक्वल टू 210। यहाँ पे इक्वेशन क्या हुई, 0.5 h is equals to 210, h equals to 210 divided by 0.5, so that is going to give you 210 divided by 0.5 is 420,
अगर P 0 है तो H 420 है, और अगर हम H को 0 कर दें, where H is 0, in that scenario 0.5 P equals to 210, P equals to 210 divided by 0.575. यहाँ पे क्या हुआ, 210 को हमने डिवाइड किया विद 0.75 से, it's 280. P is equal to 280, where H is 0, P is equal to 280. Okay, so this is not the labor curve. अब लेदर की देखते हैं. लेदर की इक्वेशन क्या है हमारी, 1.5 P plus 2H equals to 600. Okay, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सो ये पहले ऊपर वाली इक्वेशन प्लॉट कर लेते हैं. देखो, जहाँ पर P 0 है वहाँ पर H 420 है, जहाँ पर P 0 है वहाँ पर H 420 है, और जहाँ पर H 0 है वहाँ पर P हमारा 280 है. सो ये तो लाइन आपकी हो गई. दिस वन इज फॉर लेबर. ऑब्वियसली बचा जो है वो आपका लेदर ही है, बट लेट्स पुट राइट. अगर P 0 है तो 2H equals to 600. ओके, H equals to 600 divided by 2, H equals to 300, where P is 0, H is 300, where P is 0, H is 300, ये वाला पॉइंट. तो ये इक्वेशन आपकी लेदर की हो गई, ये इक्वेशन आपकी लेबर की हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं. लाइन ए इज योर लेदर, लाइन बी इज योर लेबर, एंड लाइन सी इज योर डिमांड. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने क्या कर लिया, इक्वेशंस को पुट भी कर लिया. तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम. ठीक है, आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, बट आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए. तो एक बार हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर ली अपनी इक्वेशंस, उसके बाद क्या करना है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बताना है. ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान कैसे बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन से. ठीक है, अब देखो, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एट विच माई लेबर एंड लेदर आर इंटरसेक्टिंग. ओके, तो हमको यहाँ पर अब ये बताना है कि इसके बेसिस पे हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कैसे बनाएंगे. ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हम एक्सपैंड करते हैं. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे. जब तक ये मेरे फिजिबल रीजन में आएगा तब तक हम इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे. ओके, एनी पैरेलल लाइन इज एक्सेप्टेबल. आप जितनी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, दोज आर एक्सेप्टेबल हियर. बेसिकली अगर बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर इन दोनों के साथ इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर भी अपने फिजिबल रीजन में इन दोनों के साथ इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट. दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्टिमल प्रोडक्शन. तो जहाँ पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर जब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी द पॉइंट एट विच वी विल मैक्सिमाइज आवर कॉन्ट्रीब्यूशन. ये पॉइंट, अगर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा आएगा, दैट विल बी द पॉइंट एट विच आई विल मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन. बेसिकली आपको ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिजिबल रीजन के अंदर कहाँ तक एक्सपैंड हो सकता है. मैक्सिमम इट कैन एक्सपैंड टिल हियर, जहाँ पर ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हो, जहाँ पर ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हो. सो द ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट इज 180 एंड 160. तो मतलब क्या है यहाँ पे 180 एंड 160 का, okay. So 160 is for purses and 180 is for handbags. अब नेक्स्ट आपको क्या बताना है कि इस ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है. सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 5 160 plus 6 180. Contribution is equal to 160 into 5 800 plus 180 into 6. That's plus 1080. So its total is going to be 1880 per week.
हमको सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ पे, इन द ग्राफ दैट योर ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट विल बी एट अ पॉइंट जहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके बाकी वेरिएबल्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है इन योर फिजिबल रीजन। ये मेरा फिजिबल रीजन हुआ, राइट। इस फिजिबल रीजन के अंदर जहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपकी अदर वेरिएबल्स के साथ इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी योर ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ।